हाँ जनाब तनवीर साहब से गुजारिश है कि वो बुके पेश करें। मैं यहाँ के बोधन हल्के असम्बली के हरदिल अजीज रुकन कानून साज काउंसिल और हरकियाती कायद जनाब शकील आमिर साहब MLA बोधन से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब श्रीराम साहब से गुजारिश है कि उन्हें बुके पेश करें। काकतिया यूनिवर्सिटी के अलुमनाई और एक तालीमी शख्सियत जनाब प्रोफेसर पी सांबाया साहब वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब लिंगन्ना साहब से गुजारिश है कि वो उन्हें बुके पेश करें। आज के इस सेमिनार में कलीदी खुतबा पेश करने वाले हैदराबाद से आए हमारे मेहमान डॉक्टर फजलुल्लाह मुकर्रम साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज उर्दू ओरिएंटल उस्मानिया यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब डॉक्टर बीवी राजू साहब से गुजारिश है कि उन्हें बुके पेश करें। हमारे एजाजी मेहमान डॉक्टर असर सुल्ताना साहिबा, प्रिंसिपल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तेलंगाना यूनिवर्सिटी और सदर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी से भी गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। कैमरा रमेश गौर साहब से गुजारिश है कि उन्हें बुके पेश करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलुमनाई डॉक्टर मोहित जावेद साहब, सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी से गुजारिश करता हूं कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। वहाँ के तालिब इल्म शिव कुमार साहब से गुजारिश है कि वो बुके पेश करें। महाराष्ट्र रत्नागिरी से तशरीफ लाए प्रोफेसर दानिश गनी साहब से गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब, ट्रस्टी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन नई दिल्ली से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब श्रीकांत साहब उन्हें बुके पेश करें। मैं हमारे इस सेमिनार की आखिरी लेकिन अहम मेहमान एजाजी डॉक्टर सफदर अस्करी साहिबा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरमूर से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मैं बोधन के शहरी अव्वल जनाब इल्लाया साहब, म्युनिसिपल चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। जनाब आबिद सूफी साहब जो मुकामी हरकियाती सियासी कायद हैं, एडवोकेट भी हैं, उर्दू दोस्त हैं, आपसे गुजारिश है कि आप शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन मुमताज करीमुद्दीन साहब से गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। नागा श्रीनिवास साहब से गुजारिश है कि वो बुके पेश करें। हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले नहीं मालूम आप बोल रहे हैं कौमी तराना सारे जहां से अच्छा पेश करने के लिए कॉलेज की तालिबात को दावत देता हूं, वो आए और सारे जहां से अच्छा इस कौमी तराने को पेश करते हुए इस कार्रवाई की शुरुआत करें। पहले रहना अपने दो माइक ले लो। चलो स्टार्ट। जूनियर कॉलेज
चलो हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान चेयर इधर हटाओ, कवर सारे और सब। जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वेरी हाँ मेरे को साइज पर तशरीफ फरमा लाइव मेहमानान खुसूसी, मेहमानान एजाजी और मुख्तलिफ लाइव मकामात चल रहा से है, तशरीफ लाए असातिज़ा साहिबीन और तलबा और तालिबात, प्रेस, इन तमाम का आज के इस पुररौनक सेमिनार में मैं दिली खैर मकदम करता हूं। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन ने पहली बार नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया है। इस सेमिनार का मकसद यह है कि उर्दू जुबान और अदब में मौजूद कौमी यकजहती के पैगाम को लोगों के सामने पेश करना और ये बताना और वाज़ेह करना कि हिंदुस्तान में कौमी यकजहती को परवान चढ़ाने में उर्दू जुबान ने अपना क्या रोल अदा किया है। मिकाला निगारों की जानिब से उर्दू जुबान, उर्दू शायरी, उर्दू की तमाम असनाफ और शोरा व अदीबों की तख्लीक़ात, उसके ज़रिए जो कौमी यकजहती का जज्बा परवान चढ़ा है उन तमाम को उजागर किया जाएगा और आइंदा इस पैगाम को मौजूदा समाज में बेहतर बनाने के लिए क्या लाए अमल हो सकता है, उन इम्कानात पर भी इस सेमिनार में गौर किया जाएगा। ये सेमिनार इस लिहाज से भी मुमताज है कि हमने एक तेलुगु मुतरज्जिम को यहाँ मदऊ किया है, जनाब शेख हुसैन साहब, जो इन तमाम मिखालाजात का इख्तिसार करके तेलुगु और अंग्रेजी में, खास तौर पे अखबारात में, प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन तमाम चीज़ों को वो पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सेमिनार माहिरीन अदब और मिखाला निगार और जो हमारे मेहमान हैं उनके पैगामात के ज़रिए से उन मुज़ाकिरात की मौजू की अहमियत वाज़ेह होगी और इस तरह ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की जानिब इंशाअल्लाह रवा दावा होगा। जुबान कभी अपना पेटेंट नहीं बनाती, कोई भी जुबान
किसी खास मजहब या कौम से मखसूस उसे नहीं किया जा सकता। जितनी अहमियत माश की और सियासत की जिंदगी के मैदानों में है, बिल्कुल उतनी ही अहमियत इंसानी जिंदगी में अदब और जुबान की भी है। वाल्वर कहता है, टेक्नोलॉजी और साइंस माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जुबान और अदब जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्तलिफुल नौ अफराद को एक लड़ी में परोने का काम असल में कौमी यकजहती का है। सूफिया से लेकर डिमोनेटाइजेशन तक उर्दू अदब ने, उर्दू तख्लीकात ने अपना एक काम पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया है, और उर्दू से वाबस्ता होने पर हम पूरे फख्र के साथ उन तख्लीकात को सिर्फ हिंदुस्तान के अदब ही नहीं बल्कि दुनिया की जितने आला अदब हैं उन तमाम के सामने पेश कर सकते हैं। मैं फिर एक बार तमाम मेहमानान का, तमाम असातिज़ा का, मुहक्किकीन का और प्रेस का, मुकामी जो कायदीन हैं उनका, तलबा और तालिबात का, हर एक का खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम उनके लिए भी इंशाअल्लाह फायदेमंद होगा। हमारे शेड्यूल में पैगामात है मेहमानान एजाजी की जानिब से। मैं सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर अतर सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो हमें पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हज़रात, प्रोफेसर पी सामराज साहब, वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी और दीगर मौजूदीन इकराम, ख़वातीन हज़रात, अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगी और ख़ास तौर पर शोबा उर्दू के सदर अब्दुर्रहमान को, जिन्होंने पहली बार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में कौमी सतह पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया, और वो भी ऐसे उन्वान पर जो आज की बहुत अहम ज़रूरत है, यानी उर्दू अदब और कौमी यकजहती। कौमी यकजहती दरअसल समाजी और अखलाकी अमल है। हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि इंसान हर हाल में इंसान है, चाहे वो अक्सरियत में हो या अक़लियत में। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपनी अपनी जगह एक दूसरे में तफरक़ा पैदा न करें। का मंबा तारीख दरअसल इसी मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है, और उर्दू का दामन इतना वसी है कि वो ख़ास नहीं बल्कि आम है, जिसमें हर मकतब फ़िक्र और हर अक़ीदा समा सकता है। ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद बसाने वाले मोहम्मद कुली खुशब शाह, जिनकी नज़में और उनकी शायरी में एक तरफ उन्होंने ईद मिलादुन नबी, शब बरात, नवरोज़, मुहर्रम पर भी नज़में लिखी, शायरी की, उसी तरह साथ साथ राखी, दिवाली, होली वगैरह, बसंत वगैरह पर भी नज़में लिखी। इसी तरह उर्दू अदब के एक मशहूर शायर नज़ीर अकबर आबादी ने भी अपनी नज़मों में दुर्गा जी के दर्शन, बांसुरी, बालपन वगैरह पर भी नज़में लिखी। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि उर्दू अदब कभी कौमी यकजहती से पीछे नहीं हटा, और फिर कौमी यकजहती को परवान चढ़ाने में और मुस्तहकम और मजबूत करने में उर्दू अदब बराबर का साथ देता रहा। तो हिंदुस्तान में तमाम बसने वाली तमाम ज़ुबानों, तमाम कौमों की एक मखलूक ज़ुबान उर्दू ही है। इसी वजह से तमाम उर्दू ज़ुबान व अदब के साथ साथ कौमी यकजहती का नाता जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में कौमी यकजहती के लिए मोहम्मद उस्मान अली खान इरफान परभनगरी ने बहुत ही अच्छे अशार अपनी शायरी में लिखी है। उन्होंने कहा, अकेले मत चलो, हर एक को साथ लेके चलो। अकेले मत चलो, हर एक को साथ लेके चलो। कदम मिला के चलो, हाथ में हाथ लेके चलो। ये भेदभाव की बातें, ये फिरका बंदियाँ क्यों? ये भेदभाव की बातें, ये फिरका बंदियाँ क्यों? कहा है किसने तुम्हें जात पात लेके चलो।
کہا ہے کس نے تمہیں ذات پاک لے کے چلو. زمانہ آپ کو لے کر چلے کمال نہیں, زمانہ آپ کو لے کر چلے کمال نہیں, کمال یہ ہے کہ زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہر ایک سے ناتا ہمارے وطن کا ہے مسلک, ہر ایک سے ناتا ہمارے وطن کا ہے مسلک, ہمیشہ اپنے وطن کی یہ بات لے کے چلو. یہی ہے اصل میں عرفان قومی یکجہتی, یہی ہے اصل میں عرفان قومی یکجہتی کہ دیش کی سبھی قوموں کو ساتھ لے کے چلو. ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے مہمانان سے وقت کے خیال کرنے کی درخواست کرتا ہوں. اب میں ڈاکٹر موید جاوید صاحب جو صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا پیغام پیش کریں. شہ نشین پر موجود معززین, حاضرین محفل, مختصر طور پر یہ کہ اردو شعر ادب میں قومی ایک جہتی کے بارے میں شاعرانہ انداز میں اگر میں کہوں تو آفتاب میں چمک, ستاروں میں دمک اور پھولوں میں مہک, یہ ساری چیزیں ہماری اردو شاعری میں قومی ایک جہتی کے پیکر میں ملتی ہیں. میں نے میسیج میں بھی کہا تھا کہ قومی ایک جہتی ہمارا سلوگن یا نعرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. قومی وحدت, یہ باتیں سننے میں بہت آسان لگتی ہیں. ہم دیتے ہیں کہ 2 نیشنل فیسٹیولز, انڈیپینڈنس ڈے, ریپبلک ڈے, اس میں بھی فرقہ پرستی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو میں یہ قومی وقت اور زیادہ ہے. قربانی کے جذبوں کے بغیر قومی وحدت کا تاثر بے معنی سا لگتا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اردو نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے. ان 2 شعروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کتنی دلکش زبان ہے اردو, سارے بھارت کی شان ہے اردو, بھید بھاؤ نہیں کوئی تجھ میں, تو بھی کتنی مہان ہے اردو. شکریہ. میں جناب عبدالعزیز صاحب, ٹرسٹی ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن نئی دلی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا پیغام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائس پر موجود سارے ہی سماجی, سیاسی, ادبی ذمہ دار, وقت بہت کم ہے اور اتنا بھی نہیں کہ ڈائس پر موجود سبھی لوگوں کا نام لیا جائے. میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں کا جو اس ڈائس پر موجود ہیں اور ان کے ناموں سے میں ایک کے بعد ایک پکار نہیں رہا ہوں بلکہ ایک ساتھ مخاطب ہوں. اور دوسری طرف میرے سامعین بھی ہے جس میں بہت پڑھے لکھے بھی ہیں اور بڑے دانشور لوگ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ طلباء اور طالبات کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پر موجود. اس موقع پر جس طرح کے کنوینر صاحب نے بلایا ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ پیغام دینا ہے, تقریر کرنا نہیں. تو گویا کہ بہت ہی کم وقت ہے, تو میں اس کم وقت کے اندر جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے کہ وہ زبان جس نے آزادی ہند کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا تھا, اس کی موجودہ صورتحال کا اگر آپ اندازہ کریں تو بقول کسی شاعر کے کہ میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی, کتاب حریت میں مگر میری داستان نہیں. میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی, کتاب حریت میں مگر میری داستان نہیں. ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی, میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشہ نہیں. وہ زبان جس نے کبھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا, وہ زبان جس نے آزادی کے اندر اپنا بنیادی کردار ادا کیا تھا اور جس کو ادا کرتے ہوئے ایک بار مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اس شاہجہانی مسجد کے مینار تم سے جھک کر ایک سوال کرتے ہیں, یہ زبان بھی فراموش کر دی گئی اور وہ شخص بھی فراموش کیا گیا جس نے شاہی مسجد کے دامن کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ یہ مسجد کے مینار تم سے جھک کر ایک سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا. یہ کل ہی کی بات تھی کہ گنگا اور جمنا کے ساحلوں پر تمہارے آبا و اجداد نے وضو کیا تھا اور آج اسی سرزمین میں رہتے ہوئے تم گھبراتے ہو. میں اپنی گفتگو کو اختتام میں بنیاد انسانیت پر ہونی چاہیے,
इंसानियत दरहकीकत वो बुनियाद फराहम करती है जिसके ऊपर कौमें मुत्तहिद होती हैं, वरना कौमी एकजहती महज एक नारा बन जाता है अगर उसके लिए असास फराहम ना की जाए। अगर इंसानियत बुनियाद है तो कौमी एकजहती बरकरार रहती है, अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो फिर कैफियत ये होती है। उसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दो बंद है। हमने कहीं देखा है कुछ फूस की कुटियाएं पत्थर के मकानों से कमजोर हवाओं के उकसाने से टकराई। मैं समझता हूं पूरी तकरीर ना भी होती, पैगाम ना होता, ये दो बंद कहता तो इसमें कौमी एकजहती और उर्दू अदब सिमट कर आ जाता है। एक बार फिर सुनिए कि हमने कहीं देखा है इसी हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, क्या देखा है आमिर साहब? हमने कहीं देखा है कुछ फूस की कुटियाएं पत्थर के मकानों से कमजोर हवाओं के उकसाने से टकराई। फिर छत का फटा सीना, सीने से धुआं उठा, छप्पर के खुले गेसू, फिर मांग में कुटियों की शोलों की लकीरें हैं, दीवारों के होठों पर अंगारों की लाली है, दरवाजों के चेहरों पे सन्नाटों का गाजा है, मंदिर से सुहागन है उर्दू, हालात से बेवा है। हमने कहीं देखा है कुछ दीप अंधेरों की दहलीज पे बैठे हैं खुद अपने उजालों से। ये जो सामईन मेरे सामने मौजूद हैं और ये जो दानिश्वर और जिम्मेदार ईसानी बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूं, हमने कहीं देखा है कुछ दीप अंधेरों की दहलीज पे बैठे हैं खुद अपने उजालों से खाए हुए जख्मों को तनकीद की उंगली से छू छू के सिसकते हैं। फिर सुबह के शहजादे की नींद उचरती है, शहजादा ये कहता है ये दीप नहीं मेरी मजबूरी के चेहरे हैं, लोगों की तबाही पे सदियों का तमाशा है। हमने कहीं देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आइंदा मैसेज के लिए मोहतरमा डॉक्टर अस्करी सफदर साहिबा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरमूर से गुजारिश करता हूं कि वो अपना पैगाम पेश करें। सभा को नमस्कारम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून। दिस इज द मैसेज ऑफ कौमी एकजहती। इसलिए मैं 3 भाषाओं में आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभा को नमस्कार और गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। यही कौमी एकजहती की पहली मंजिल है। मुअज़्ज़िज़ शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन आली जनाब इज़्ज़त माप MLA साहब, अहमद शकील साहब, वीसी साहब और फजलुल्लाह मुकर्रम साहब। इससे पहले बताया जा चुका है कि तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के जो शहनशीन पर तशरीफ फरमा हैं, अगर उनके नाम गिनाए जाएं तो वक्त में ताख़ीर हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी यानी एड्रेस को कम करती हुई तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तक़बाल करती हूँ और वरप्रसाद सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस तरह इस बोधन कॉलेज में इस कदर पुरजोश तरीके से इस सेमिनार का आगाज़ किया है। उसके आप तमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और तालिबात का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तालिबात मौजूद हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन व दानिश्वर जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनका भी इस्तक़बाल करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पर आप इतनी दूर कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। और फिर इतनी पुरजोश तकरीर के बाद, अजीज साहब की पुरजोश तकरीर के बाद मुझे यानी शशुक में जो पड़ गई, मैं आगे पीछे हो रही हूँ कि क्या बताऊँ, कैसे तकरीर शुरू करूँ अपनी, पुरजोश तरीके से करूँ या सीधी सादी तकरीर करती चलूँ, कैसे किस अंदाज में मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ। तो चलिए अब फिर आगाज़ हो ही चुका है और आगाज़ करती हूँ। और इस शेर से करती हूँ इकबाल के, अल्लामा इकबाल के इस शेर से करती हूँ कौमी एकजहती के, कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। तो ये इसलिए कहा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने, कि कौमी एकजहती अल्लामा इकबाल के कलाम में जिस कदर मिलती है
شاید ہی کسی شاعر کے کلام میں موجود ہو، لیکن تمام شعراء جتنے بھی اردو ادب کے شاعر، ادیب، افسانہ نگار، یعنی تمام ادب اٹھا کر ہم دیکھ لیں تو اس میں تمام میں قومی یکجہتی کے عناصر موجود ہیں. لیکن اتنے صعوبتوں کے باوجود بھی ہمارے جو شاعر ہیں، فیض احمد فیض ہیں، مخدوم ہیں، مخدوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس طرح سے ابھی عزیز صاحب نے کہا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو تبھی ہم یعنی قومی یکجہتی کے فرما رواں ہوں گے، قومی یکجہتی کو لے کر رواں دواں ہوں گے، تب ہم اس پر عمل کریں گے. تمام شاعری پر، تمام اردو ادب پر. تمام اردو ادب اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے تو وقت کم ہے. ہم کو ہماری زندگی پوری نہیں ہوگی، ہماری زندگی کے لیے وقت کی کمی ہوگی اگر ہم اردو ادب کو تمام کھنگال دیں. تب بھی ہم قومی یکجہتی کے عناصر کو علیحدہ کرتے کرتے ہمیں وقت لگ جائے گا. یہاں تک کہ فیض احمد فیض نے زندہ نامے میں یہ کہا کہ مٹائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے. تو اس طرح سے ہمارے شاعروں نے یعنی شاعری کی ہے قومی یکجہتی کے لیے، آزادی کے لیے، آزادی کی تگ و دو میں برابر کے شریک رہے. اور جب تک اردو ادب باقی رہے گا، قومی یکجہتی کے عناصر اس میں ہمیشہ شامل رہیں گے. اور تمام جتنے بھی یہاں پر پیغام دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک پیغام ہے، تقریر نہیں ہے. میرا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ محبت کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم سب محبت سے آپس میں مل جل کر رہیں تو قومی یکجہتی کے فروغ کو پروان چڑھے گا. اور یہی تمام طالبات سے، خاص کر طالبات سے گزارش ہے، کیونکہ جہاں پر بھی نوجوان میں یہ عنصر پایا جائے تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا اور قومی یکجہتی کو طاقت ملے گی. اور میرا بھی یہی پیغام ہے تمام یہاں پہ حاضرین سے، تمام طالبات سے، تمام حاضرین سے کہ قومی یکجہتی کے لیے اپنا قلم اٹھائیں. جتنے بھی قلم کار ہیں وہ قومی یکجہتی کے لیے بھی لکھتے رہیں اور ہم بھی لکھتے رہیں گے. اور ہمارا ہندوستان اس طرح آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ گنگا جمنی تہذیب جو ہے ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں موجود ہے. اسی گنگا جمنی تہذیب کا نتیجہ ہے کہ قومی یکجہتی بھی ہماری رگوں میں موجود ہے. تو اسی طرح سے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اور پھر شکریہ ادا کرتی ہوں تمام منتظمین کا، خاص کر پرنسپل صاحب اور کنوینر صاحب کا شکریہ، بے حد شکریہ. دو اہم مہمانان، ان کو تقریر کے لیے بلانے سے پہلے میں کلیدی خطبے کے لیے، کینوٹ ایڈریس کے لیے حیدرآباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان ڈاکٹر سید فضل اللہ مکرم صاحب، چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اورینٹل عثمانیہ یونیورسٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلیدی خطبہ پیش کریں. آپ اسی طرح صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں. اس کے بعد ہمارے مہمانان خصوصی کے پروگرام ہے، اس کے بعد یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا. جناب فضل اللہ مکرم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کلیدی خطبہ پیش کریں. السلام علیکم. عزت مآب ایم ایل اے صاحب، عالی جناب وائس چانسلر صاحب، جناب عبدالعزیز صاحب، پروفیسر محیط جاوید، ڈاکٹر اطہر سلطانہ، ڈاکٹر صفدر عسکری، میونسپل چیئرمین، میونسپل وائس چیئرمین غالباً موجود نہیں ہیں، بودھن کے معززین، حاضرین، طلباء و طالبات، مجھے پہلے سے اندازہ ہے کچھ کیونکہ بودھن تو میرا شہر یار ہے. واہ، یہاں بڑے سویٹ لوگ رہتے ہیں. واہ واہ، شکر. یہاں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، بلکہ
पूरी रियासत में मिठास यहीं से तकसीम होती है। वाह मुझे ये भी पता चला कि इस कॉलेज का गालिबन ये पहला सेमिनार है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुसूसन प्रिंसिपल साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, वो भी इस बड़े सेमिनार में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो घटिया मौजू है, कौमी यकजहती, उर्दू अदब, वो हमारे बाप दादा भी जब स्कूल में पढ़े थे यही मौजू दिया गया था मजमून लिखने के लिए, मुझे भी यही दिया गया, आप लोगों को भी यही दिया गया और आइंदा भी यही दिया जाएगा। क्यों? कौमी यकजहती की बुनियाद असल मोहब्बत है। वाह और मोहब्बत क़यामत तक रहेगी। वाह वाह जब तक मोहब्बत है तब तक कौमी यकजहती है, जब तक कौमी यकजहती है आप हम सब यहाँ एक जगह बैठे हुए रहें। वाह वाह मैं आपको थोड़ा सा पहले से लेकर एक 10-15 मिनट हाँ इजाजत है। कीनोट एड्रेस आप मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह कौमी यकजहती का तस्वुर उभरने लगता है। आप थोड़ा सा पहले जाइए, आदम और हवा, अल्लाह ने जोड़ी बनाई, जोड़ी से ख़ानदान बना, ख़ानदान से कबीला बना, कबीले से खरिया बना, खरिया से कस्बा बना, कस्बा से इलाका बना। जब ये मुख्तलिफ इलाके एक जगह जमा होते हैं तो फिर आपस में तालमेल की ज़रूरत पड़ती है और यही तालमेल उनको कौमी यकजहती की तरफ लाता है। तनवीर मैं बताता चलो, कौमी यकजहती कौम उमन जहन में यही है कि मुख्तलिफ मजहब के लोग एक जगह जमा हों तो ये कौमी यकजहती है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग भी एक जगह जमा होते हैं तो ये भी कौमी यकजहती है। वाह मुख्तलिफ तबका, कैस्ट और मसलक के लोग एक जगह जमा होते हैं तो ये भी कौमी यकजहती है। मुख्तलिफ इलाके और मुल्कों के लोग एक जगह जमा होते हैं तो ये भी कौमी यकजहती है। मुख्तलिफ रंग और रूप के लोग एक जगह होते हैं तो ये भी कौमी यकजहती है। कौमी यकजहती का ताल्लुक सिर्फ मजहब से नहीं होता। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में ताजमहल है, ताजमहल 7वां अजूबे में शुमार है दुनिया के। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान 8वां अजूबा है। वाह वाह हिंदुस्तान में जितने मजहब, जितनी जुबानें, जितने तबकात हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। सारी दुनिया परेशान है कि 100 करोड़ लोग कैसे मिलजुल के रहते हो। वाह वाह पूरी दुनिया परेशान है, यही तो 8वां अजूबा है। वाह लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब वो हिंदुस्तान आकर देखेंगे। यहाँ हिंदुस्तान का असल खमीर ही कुछ ऐसा है कि वो हर किसी को वेलकम करता है, हर किसी को मेहमान बनाता है और मेहमान यहाँ भगवान के समान होता है। वाह मैं आपको बताऊं कि कौमी यकजहती ये जो नारेबाजी है वो थोड़ी देर की रहती, बस थोड़ा सा जोश आ जाता फिर बाहर भी नहीं निकलता, खत्म हो जाता, बस बोल लिए चले गए। ये नहीं, ये असल में कौमी यकजहती का जो उनसे जो मैंने कहा मोहब्बत है, मोहब्बत का ताल्लुक यहाँ से होता है। ये है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो कौमी यकजहती। मुझे यकीन है कि दाऊदी साहब ने आपको पढ़ाया होगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत कैसे करना चाहिए, वाह वाह मोहब्बत कैसे नहीं करना चाहिए। जब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए कल से, आपको मालूम होना चाहिए कि मोहब्बत की खंदिलें कैसे रोशन होती हैं। कौमी यकजहती की असास बुनियाद बाहिमी उल्फत है। उल्फत, मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये सब एक ही थैली के चटे बट्टे हैं, बस उनका इस्तेमाल थोड़ा सा फर्क होता है। दूसरी असास है, बेस है रवादारी। रवादारी किसको कहते हैं? आपस में एक दूसरे का एहतराम करना। मैं बड़ा हूं लेकिन दूसरे भी बड़े हैं, मैं अच्छा हूं दूसरे भी अच्छे हैं। एक दूसरे का एहतराम होगा तो वसीउन नजरी पैदा होगी।
जब आदमी में वसीउ नजरी पैदा होती तो इमदाद बाहमी, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा होता। जब आदमी एक दूसरे से मदद करता तब कौमी एकजुहती का अलम बरदार बनता। खाली नारेबाजी से कौमी एकजुहती हरगिज नहीं आती, ये तो हमारा काम नहीं है। दूसरी, अब सवाल यह है कि उर्दू जबान व अदब और कौमी एकजुहती, मुझे कोई भी एक शख्स खड़ा करके ये खड़े होकर बताए कि उर्दू अदब में सिवाय कौमी एकजुहती के और क्या है। वाह, कोई एक शेर, कोई एक शायर का ऐसा शेर सुनाइए, नामवर शायर जिसने कौमी एकजुहती के खिलाफ लिखा हो। पूरी उर्दू शायरी, 400 साल की शायरी की मैं वास्ता देकर आपको बता रहा हूँ। पूरी उर्दू शायरी, पूरा उर्दू अदब कौमी एकजुहती पर मबनी है। कौमी उर्दू अदब में कौमी एकजुहती तलाश करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज में रोशनी तलाश करना, वाह वाह, समंदर में पानी ढूंढना, दरख्तों में पत्तों को ढूंढना, तलाश करना, ये तो सब पे जाहिर है। इसलिए उर्दू पूरा अदब, पूरी शायरी कौमी एकजुहती से ममलू है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, चूंकि उर्दू का कोई हरफ मिला हुआ नहीं है, ये एक शान है उर्दू की। उर्दू उसका पूरा 4 जो हरफ हैं पूरे अलग अलग हैं, लेकिन इसका कमाल यह है कि इन सबको मिलाती है उर्दू, सबको जोड़े रखती है उर्दू। उर्दू नाम ही काफी है। जो उर्दू के दुश्मन है, पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं तो उर्दू शायरी याद आती है। वाह वाह वाह, पार्लियामेंट में बहस होती है तो उर्दू शेर याद आते हैं। और हमारे वजीर आजम गजल ऐसा सुनाते हैं जैसे उन्होंने अपनी गजल कही है। पूरी उर्दू गजल उन्होंने सुना। ये उर्दू का अट्रैक्शन है, ये जाज़ियत है। जितने भी मुखालिफिन हैं उनको उर्दू जरूरी है, उनको उर्दू का दामन थामना पड़ेगा। उर्दू जो शुरू में सूफिया संतों ने जो बात की है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बाबा फरीद शकरगंज, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पूरी कौमी एकजुहती के लिए कुछ ऐसे कलाम लिखा, बल्कि उन्होंने ऐसे अश्लोक भी लिखे जो गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। इसीलिए सिख साहब मुसलमानों से ज्यादा फरीद शकरगंज को मानते हैं। एक मर्तबा इनको किसी ने खैंची पेश की तोहफे में, उन्होंने कहा मुझे खैंची नहीं चाहिए, मुझे सुई दीजिए, मैं काटने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला हूं। वाह वाह, ये हमारे औलिया अल्लाह गुजरे हैं। हमने वो धड़ल्ले से बड़े बड़े उर्स करते हैं, बिरयानियां खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी तालीमात को भी देखिए। आपको ये अंदाजा है, सबसे पहले छूत छात अनटचेबिलिटी के खिलाफ मुनज़्ज़म काम किसी ने किया है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह है। बहुत सबसे पहले हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी को उन्होंने दूर रखा। उन्होंने पूरी कम्युनिटी को ऐसे अंदर लिया जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों को अपने अंदर सीने से अपने पैरों में लपेट लेती है। उन्होंने कभी कहीं नहीं देखा कि इसका क्या है, इसका मजहब क्या है। ये अमली पैगाम हमारे सूफियों ने हमको दिया और उसके हवाले से आज तक चल रहा है। मैं और थोड़ी सी बात करते हुए आगे बढ़ूं कि अकबर, आपको मालूम है दीन इलाही उसने शुरू किया, बहुत सी कोशिशें की कौमी एकजुहती के लिए, बहुत से काम किए। उसने एक काम अपने दरबार में भी किया, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशन उसने कायम किया अकबर ने, जहां पर भगवत गीता, रामायण, महाभारत के फारसी में तर्जुमे करवाए गए। उस जमाने में ये करने का मकसद ये था कि एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों को पहचाने, देखें, समझें और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। अहद अकबरी से पहले जो हमारे दक्कन में बहमनी सल्तनत में गुजरी है, उन्होंने तो बाज़ाब्ता मुहिम चलाई कौमी एकजुहती के लिए। पूरी बहमनी दौर, राजिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, जितने भी शोरा उस जमाने में गुजरे, उनका कोई भी कलाम उठा के देखिए, उसमें हिंदुस्तानियत इतना रच बस के है कि ये जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं उसका 10% भी अमल नहीं किया जितना हमारे बहमनी बादशाहों ने अमल करके दिखाया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी त्यौहार, सब कुछ अपने अंदर शामिल, ऐसे शामिल कर दिया कि किसी को शक ही नहीं गुजरा के बाहर के लोग थे।
यहीं पे थे और यहीं मुकामी जुबान को उन्होंने प्रमोट किया। और मैं थोड़ी शायरी के हवाले से भी गुफ्तगू करूं कि नज़ीर अकबर रिवाजी का नाम आपने सुना होगा, जिसने हिंदू अवतारों, मेलों, ठेलों पर शायरी करके पक्का हिंदुस्तानी तहजीब से मोहब्बत करने वाला अपने आप को पेश किया। मीर का ये शेर देखिए, काबा पहुंचा तो क्या हुआ है शेख, काबा पहुंचा तो क्या हुआ है शेख, सही कर तू पहुंच किसी दिल को। भाई तुम किसी के दिल को पहुंचे तो वो उससे कहीं ज्यादा है काबे तक पहुंचने से। वाह। किसी के दिल को छुओ, किसी के दिल को मुतासिर करो। एक जगह उसने ये भी कहा, कुफ्र कुछ चाहिए, देखिए लफ्जों का इंतखाब तो बड़े शायर कैसे होते हैं। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, वाह। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। आतिश ने तो यहां तक कहा कि कुफ्र और इस्लाम की कुछ खैर नहीं है आतिश, शेख हो या कि ब्राह्मण हो पर इंसान होते। वाह वाह। ये कौमियत है, ये जो असल है, जो जिसमें नारा आपको कहीं नजर नहीं आता, ये जो अशार हैं, ये जो अदब हैं, आपकी फिक्र को झंझोड़ते हैं। जब आपकी फिक्र मुतासिर होती है तो वो देर पा साबित होती है। सीमा अकबराबादी का नाम आपने सुना होगा, मानामा शायर जो तकरीबन 80-85 साल से चल रहा है, आज भी जारी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सीमा अकबराबादी ने कृष्ण और गौतम बुद्ध को रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा है, अपनी नज़मों में पेश किया। इकबाल को इस्लामी मुफक्किर कहा जाता है, लेकिन आप उनकी नज़में उठा कर देखिए, रामचंद्र जी, गौ गुरु नानक, गौतम बुद्ध पर कितनी तासीर नज़में लिखी। क्या जरूरत थी उनको, नहीं लिखते तो भी कुछ नहीं होता था। नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ का खमीर है, हम लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं, इसलिए हम अपनी शायरी भी, अपने हीरो को भी पेश करेंगे, दूसरे हीरो को भी पेश करेंगे। आपने मोहसिन काकोरी का नाम सुना होगा, जिसने नातिया कसीदा लिखा, पूरी नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी, लेकिन शुरू कैसे किया कि समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, अब्र के दोष पे लाती है हवा गंगा जल। वाह वाह। कसीदा लिखा, नातिया कसीदा लिखा जा रहा है और शुरुआत हो रही है काशी से। ये अदब है, ये उर्दू है। कोई और जुबान इतना इस ढंग से क्या कोई मिसाल पेश कर सकती है? कितनी ऐसी हैं। अभी हालिया दिनों में 4-5 साल पहले लखनऊ पे एक नावल लिखा, हिंदी नावल निगाह ने। आप तसव्वुर कर सकते कि लखनऊ पे नावल लिखा जा रहा है और उसमें कोई भी मुस्लिम कैरेक्टर नहीं है। लखनऊ पे नावल है, नावल बहुत बड़ा कैनवस होता है, कोई भी मुस्लिम कैरेक्टर उसमें नहीं। उनसे पूछा गया ये क्या बात है, लखनऊ है और कोई मुस्लिम कैरेक्टर नहीं है। उसने कहा मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ कोई मुसलमान नहीं है। कितनी तंग नजरी होती है लोगों के पास कि हम अपने हद तक ही देखते हैं, बल्कि हम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते, दूसरों को पेश करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने हद तक ही रहते हैं। ये तो बात शायरी की हुई। आपको मालूम है हिंदू शोरा ने भी कुछ काम नहीं किया उर्दू में। बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास, अगर नाम सुनाने बैठूं। और एक तो ये लोग वो हैं जिन्होंने नातिया शायरी की, हमद लिखे, चकबस्त, नानक लखनवी, मातर लखनवी, जोश मिल्सियानी, तिलोचंद महरूम, आनंद नारायण मुल्ला, कंवर महेंद्र सिंह बेदी, चंद्र प्रकाश, नसीम, फिराक, इतने ऐसे शायर हैं जिन्होंने नातिया शायरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते लिखे। और जोश मिल्सियानी तो आहंगे हिजाज, नातिया मजमूए कलाम है, शायद उससे पहले किसी हिंदू शायर ने नातों का मजमूआ कलाम शायर किया, उन्होंने शायर किया। ये हमारी रवादारी है, ये हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। अब नस्र के हवाले से भी थोड़ी बात बड़ी हो जाएगी, इशारे करता चलो ताकि आपको सेमिनार में ये सब चीज़ें तफसील से आएंगी कि फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ, बल्कि कायम किया गया इसलिए क्या किया गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ हुकूमत करनी थी। उनको हुकूमत करने के लिए कोई ऐसी जुबान वो ढूंढ रहे थे जिससे सारे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत कर सके, उनकी बात पहुँच सके। और उनको नज़र आई उर्दू जुबान, उर्दू जुबान में तर्जुमे के लिए, आसान जुबान में तर्जुमे के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया।
अंग्रेजों ने कभी नेक नियति से कोई काम नहीं किया। उन्होंने जब भी कुछ काम किया अपने मफाद के लिए किया, लेकिन उनका अपना मफाद ये उर्दू के लिए भी बहुत फायदेमंद हो गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें कई आसान जुबानों में दास्तानें लिखी गई, ये दास्तान निगारों ने अरबी और फारसी के किस्से को इंडियनाइज करके पेश किया। वाक़यात वहाँ के हैं, लेकिन उसकी तहजीब, सकाफत, माशिरत पूरे इंडिया की है, पूरे हिंदुस्तानी तहजीब की है। ये हमारा उर्दू अदब है। हम दूसरे वाक़यों को भी अपना रंग देकर बयान करने का मलिका। आप नावल देखिए, नावल के मैदान में भी कई ऐसे नावल, प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, ऐसे कई नावल निगार हैं जिन्होंने कौमी एकजुटता के लिए काम किया। मैं ये कहूँ अफसाने के हवाले से भी 1947 खूनी अदब मशहूर है उर्दू अदब में, फसादाती अदब, खूनी अदब। उस जमाने में जो हालात हुए वो पूरे हालात फिक्शन में पेश किए गए। सब ने अपनी दरिंदगी को बयान किया, सब ने किस किस का कसूर है वो सब बयान किया, लेकिन उर्दू अदब में वो उसका तवाजुन बरकरार रखा। बेदी ने लिखा लाजवंती अफसाना, जिसमें बताया गया कि उसकी बीवी को किस तरह कोई मुसलमान फैमिली किडनैप करती है, उसके साथ क्या करती है। मंटू का नाम आपने सुना। उसने कहा बेदी तुम ये ना समझो कि सिर्फ मुसलमान हिंदू को करते हैं, हिंदू और मुसलमानों का किडनैप करते हैं। दरिंदे जो होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने अफसाना लिखा, खोल दो, उसमें बताया कि एक मुसलमान पर कैसा जुल्म करता है। दरिंदों का कोई मजहब नहीं होता, दरिंदों की कोई जुबान नहीं होती, ये दरिंदे सिर्फ दरिंदे होते हैं। ये पैगाम उर्दू अदब ने हमको दिया है। सर सैयद अहमद खान ने यहाँ तक कहा कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान जैसी दुल्हन की दो आंखें हैं, ये दो आंखें सही सलामत है तो ही दुल्हन अच्छी नजर आती। अगर एक टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो बड़ी अजीब नजर आती दुल्हन। दुल्हन को खूबसूरत देखना हो तो ये दोनों आंखों को संभाल कर रखो। ये सर सैयद अहमद खान का पैगाम था। फिर उसके बाद आप आएंगे, अब थोड़ा सा मैं इससे गुरेज करते हुए मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा सहाफत जर्नलिज्म भी एक लिटरेचर है। शेक्सपियर ने कहा था ऑल ग्रेट लिटरेचर इज जर्नलिज्म। आज की सहाफत पुरानी अपने ख्यालें आपको पेश होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आज हम क्या कर सकते हैं, हम कौमी एकजुटता के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैं उस पर एक 2 मिनट बात करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया का दौर है। पहले जमाना चला गया, आप आर्टिकल लिखे, कोई न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल नहीं छपा, आप खामोश बैठ जाते। अब किसी की जरूरत ही नहीं है आपको, आपके पास सोशल मीडिया है, आप खुद अपना आर्टिकल अपनी वॉल पे अपने अकाउंट में पेश कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। खुदा के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे हिंदू मुस्लिम करीब आ जाए। आज का दौर पहले जैसा दौर नहीं है। आज होठों पे, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, दिल में जहर भरा होता है। लोग हाथ मिलाते हैं मगर दिल नहीं मिलते। आज हम बज़ाहिर एक दूसरे की ताईद में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के खींचने के दर पे रहते हैं। ऐसे जहरीले माहौल में आप आगे बढ़िए। मुझे मेरा एक दोस्त याद आ रहा है जो तांडूर का है, यहिया खान, रिपोर्टर है। आप उसकी बात पे देखिए फेसबुक पे, वो ऐसे ऐसे तस्वीर लेकर वो फेसबुक पर डालता है जिसमें एक हिंदू ब्राह्मण है और एक मौलवी साहब हैं, दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं कुछ। वाह। उसने वो तस्वीर ली और वॉल पर डाली और लिखा, ये है मेरा इंडिया। वाह वाह। ऐसे कई तस्वीर उसने ढूंढ ढूंढ कर डाले। आप कीजिए काम। आज की जो कौमी एकजुटता ना पनपने की बुनियादी वजह है गलत फहमी हमको दूर करना है। वो बात नहीं करता, मैं भी बात नहीं करता, नहीं चलता। आपको आगे आना है। कौमी एकजुटता पूरे ट्रैफिक है, ये एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा अमल है। मैंने कहा मोहब्बत कीजिए, सिर्फ मोहब्बत करने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत का इजहार कीजिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तब कहीं वो जानेगा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जगह बैठकर ये रहेंगे कि हम सेक्युलर हैं, हम किसी का कुछ नहीं करते, इसलिए कोई भी हमारे मामले में हाथ न बढ़ाए, नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमको एक जगह रहना है, एक जगह मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के आगे आना है, एक दूसरे की गलतफहमियां मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना है। ये हमारा काम है। अब कोई मीर नहीं आएगा, कोई गालिब नहीं आएगा, ये सब काम मोई जावेद को ही करना है। वाह वाह, ये हमारे अपने जिम्मे है। छोटे छोटे काम कीजिए। जैसे हमको हुक्म है सलाम क़ब्ल कलाम, हेलो हाय कीजिए, हाथ मिलाइए, मुस्कुरा के बात कीजिए। पर क्या जाता है इसमें? कुछ देर वक्त निकलता है, लेकिन लोग करीब होते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। जब तक हम एक दूसरे का एहतराम और रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये कौमी एकजुटता, ये सब बेकार के बात है। जब तक हम दिल से ये चीज आगे नहीं बढ़ेंगे, ये ना सोचें कि आप रहमान दाऊद हैं, ये ना सोचें कि आप मोई जावेद हैं, ये ना सोचें कि आप डॉक्टर अतर सुल्ताना हैं, डॉक्टर असलम फारूक या डॉक्टर सुरैल हैं। ये सोचें कि आप उर्दू के तर्जुमान हैं। वाह, आप जो भी कह रहे हैं ये उर्दू कह रही है। आपका उठना बैठना आपका नहीं, बल्कि उर्दू तहजीब और सकाफत का है। आप जब चलते फिरते उर्दू के नमूने पेश करेंगे, फिर हमको किसी आलिम की जरूरत नहीं है, किसी साधु और संत की जरूरत नहीं है। हम सब मिलजुल कर बैठ के रह सकते हैं, मिलजुल कर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बोधन है। मुझे तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये बोधन कई लैंग्वेजेस यहाँ बोले जाते हैं, मतलब ये बोधन नहीं, इस बोधन में हिंदुस्तान बसता। वाह वाह, पूरी जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। ये इससे अच्छा बेहतर मौका आप लोगों को और कुछ नहीं है। आप एक छोटे हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान को अमली एक बेहतरीन पैगाम दीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कौमी एकजुटता के दर पर आ जाए। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इससे पहले कि मैं हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब को दावत दूँ, मेरे पास एक मेहमान खुसूसी का खिताब है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, 30 साल से यूनिवर्सिटी की सतह पर इल्मी और तहकीकी ज़बरदस्त बहुत सारा तजुर्बा रखने वाले और कई तहकीकी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले, कई सेमिनार्स में उन्होंने हाज़िरी दी। मेरी मुराद है प्रोफेसर पी सांबैया साहब, वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी से, कि वो आएँ और अपना पैगाम पेश करें। ఈ సమావేశాల్లో ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు. ఎమ్మెల్యే గారు నాకు ఒక మంచి సలహా ఇచ్చారు. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు తెలుగులో మాట్లాడగలిగితే మంచిదని అన్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. ఈ బోధన్ ఒక రిమోట్ ఏరియాలో డిగ్రీ కాలేజీలో ఒక అత్యధికమైనటువంటి ఒక ముస్లిం ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఒక ప్రాంతంలో కేసీఆర్ గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక ఈ సమావేశంలో ఒక మంచి అంశాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక నిర్వాహకులకు, ప్రిన్సిపల్ గారికి, కోఆర్డినేటర్ గారికి, ఇక్కడ సహకారం అందించినటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధి గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారికి, అదేవిధంగా వేదికలు ఉన్నటువంటి ఒక వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఎడ్యుకేషనిస్టు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి ఒక పెద్దలందరికీ, మీకు అందరికీ పురప్రముఖులకు, విద్యార్థులకు ఈ సందర్భంలో మీకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇవల్ల తెలంగాణ అనేది సార్ చెప్పాడు, ఇక్కడ కన్నడ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉర్దూ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలంగాణ మాట్లాడేవారు. బోధన అనేది హిందుస్థాన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. మనకు నిజాం ఏరియాలో మహారాష్ట్రలో 5 జిల్లాలు, కర్ణాటకలో 3 జిల్లాలు ఉండేది. మద్రాస్ కంటే ముందు కరెంట్ వచ్చింది హైదరాబాద్కు. అంటే ఆ రోజుల్లోనే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉంది. నిన్న మొన్న ఈ ఏప్రిల్లో 100 సంవత్సరాల సెలబ్రేషన్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలు చేసుకోబోతున్నది. ఒకప్పుడు
ముస్లిం విద్యార్థులతోనే కళాశాలలు నిండి ఉండేది. ఇప్పుడు చాలా డిపార్ట్మెంట్లలో 3% కూడా ఎందుకు ఉండలేదు అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. అందుకే కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి ఉర్దూ విద్య అన్నిటికంటే ప్రధానం. సామాజికంగా మనిషి నిలబడాలంటే నేను నిలబడి మాట్లాడుతున్నానంటే పుస్తకాన్ని కళాన్ని నమ్ముకున్నవాడిని కాబట్టి విద్య అన్నింటికంటే ప్రాధాన్యం. మా యూనివర్సిటీలో కూడా మీ మేడం మాకున్న స్టాఫ్లలో 2 ముస్లిం లేడీస్ కు మేము ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చాము. అలా గౌరవం ఇవ్వాలి, మోరల్ కరేజ్ ఇవ్వాలి, ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. అందుకే కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా సుదీర్ఘంగా ఆలోచించి తెలంగాణలో ముస్లిం గురుకుల పాఠశాలలు పెడుతున్నారు. మీరు అనుకున్నారు చాలా మంది ఏం ముస్లిం పిల్లలు ఎక్కడున్నారంటే విపరీతమైనటువంటి అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. వక్స్ బోర్డు కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి తెలుసు, ఇక ప్రజాప్రతినిధి మీరంతా పేపర్ చూస్తున్నారు. సార్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ప్రాధాన్యత మనకు ఎవరు కూడా ఇచ్చేటువంటి ఒక పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ తెలంగాణలో 45 కాన్స్టిట్యున్సీలలో 15 నుంచి 40 ఓటర్స్ ముస్లిం పాపులేషన్ ఉన్నది. అంటే తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఒక సంఖ్యాబలం ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నది. ఆ తెలంగాణలో ఇప్పుడు మనం ఈ సాహిత్యాన్ని విద్యార్థులకు ఏ రకంగా మనం కార్యోన్ముఖులం చేయాలి, వాళ్ళ మెంటల్ ఎలా మార్చగలగాలి, వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఈ సమావేశం ఉపయోగపడాలి, విద్యార్థులకు ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి ఒక ఈ సెమినార్గా ఉపయోగపడాలి. సాహిత్యం అంటే కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు. ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సీరియల్ వస్తున్నాయి, చాలా వస్తున్నాయి. కవిత్వం అంటే అదంటే అర్థమైంది. ఒక కవిత్వం ఒక ఆయన రాస్తుండు ఏంటంటే నువ్వు నేను కలిసి లవ్ చేసుకుందామా, స్టవ్ మీద వంట చేసుకుందామా, ఇది కూడా కవిత్వమే అవుతుంది. కవిత్వం అంటే యతిప్రాసాలు కలుసుడు కాదు. కవిత్వం అంటే మనిషిని ఒక సందేశం ఇవ్వాలి. ఇవాళ వేమన కానీ మిగతా కానీ సార్లు చెప్పినటువంటి ఒక ఉర్దూ ముషారా అవి వర్డ్స్ కానీ ఎంతో సందేశాత్మకంగా ఉండగలగాలి. మనం మిగతా విద్యార్థులతో ఇవాళ మేము గవర్నమెంట్లో స్టాటిస్టిక్స్ తీస్తే తెలంగాణలో అత్యధికంగా గర్ల్స్ చదువుకుంటున్నారు. గర్ల్స్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది. టాప్ వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా గర్ల్సే. ముఖ్యంగా వెనుకటి రోజుల్లో ఒక్కరు పని చేస్తే కుటుంబం బతికేది. ఇప్పుడు 2 పని చేస్తేనే 2 బతికే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే ముఖ్యంగా గర్ల్స్కు సామాజిక భద్రత అనేది స్టడీ నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఆయన అంటున్నాడు అన్నట్టు, జీవితంలో మొదటి పేజీ చివరి పేజీ నీది కాదు, మధ్య పేజీలన్నీ నీయే, నీ తలరాత నువ్వే రాసుకో అంటుండు. ఎందుకంటే యువర్ లైఫ్ ఈజ్ యువర్ స్టోరీ, రైట్ వెల్ అండ్ ఎడిట్ ఆఫ్టర్. చాలా మంది అనుకుంటారు ఎవడో బ్రహ్మ రాస్తాడంటే బ్రహ్మ అక్కడ స్టాప్ పెరుగుతలేదు, ఎవరి తలరాత వాడినే రాసుకోమంటాడు. నువ్వు మంచిగా రాసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. నువ్వు ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటే జీవితాంతం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. నువ్వు నిద్రపోతే నీ అదృష్టం కూడా నిద్రపోతుంది, నువ్వు లేచి నిలబడితే నీ అదృష్టం లేచి నిలబడుతుంది, నువ్వు ముందు కురికితేనే అదృష్టం కూడా ముందు కురుకుతుంది. సాహిత్యం అనేది ఏంటంటే మనిషి జీవితంలో ఒక అంతర్భాగం, మనిషికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతర్భాగం. మన తెలంగాణ ఉద్యమంలో సాహిత్యం అయ్యోనివా నువ్వు అవ్వనివా అంటే ఏంటంటే ఒట్టిగా చెప్పుడు కంటే పాట రూపంలో చెప్పేటట్లు ఉంటుంది, ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది. కవిత్వం రూపంలో చెప్తుంది. ఒక కవి ఉన్నాడు అనుకో, భార్య లక్షణాలు చెప్పాలంటే వాడు భయపడవచ్చు, వాడు ఒక కవిత్వంలో చెప్తాడు. తల్లిగారోళ్ళు వస్తే ఎగిరెగిరి వంట వండుతుంది, మా వాళ్ళు వస్తే మొలసక పంటది అంటే దాన్ని చెప్పే ముచ్చట ఏంటంటే వాడు ఇంకో డైరెక్షన్లో చెప్తాడు. కవికి ఆ రకమైనటువంటి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సమాజం పుట్టిదైతే కవిత్వం గుడ్డి కావాల్సిన అవసరం లేదు, సమాజం కుంటిదైతే కవిత్వం పుట్టిదైతే కావాల్సిన అవసరం లేదు. సాహిత్యం అనేది మనిషికి వెలుగును చూపెట్టిదిగా ఉండాలి, డైరెక్షన్ చూపెట్టిదిగా ఉండాలి, మార్గదర్శకత్వం వహించాలి. తెలంగాణలో ఉర్దూ విషయంలో సాహిత్యం చాలా వెనుకబడి ఉన్నది. వాస్తవంగా ఆ సాహిత్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటువంటి ఒక బాధ్యత ఎడ్యుకేటెడ్ అయినటువంటి ఒక విద్యావంతులకు ఉన్నది. దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవాలి. మనం కమ్యూనిటీ కోసం సాక్రిఫైస్ చేయాలి, కష్టపడాలి, కష్టపడి కాంపిటీషన్లో మన పిల్లల్ని ఎదుర్కోవాలి. ఒక స్కూల్లో
పిల్లలు కూడా కోఆపరేట్ చేసి బాగా చదువుకోవాలి. ఓ స్కూల్లో సైకిల్ పోటీలు వచ్చినాయట. చాలా మంది డబ్బున్న వాళ్ళు కొత్త కొత్త సైకిల్ తెచ్చుకున్నారు అన్నట్టు. ఓ పిల్లవాడు పాత సైకిల్ తెచ్చిండు. ఆ పిల్లల్ని పాత సైకిల్ని చూసి అందరు నవ్విండ్రు అన్నట్టు. టీచర్ అన్నదట, వారి పాత సైకిల్ అయినా కొత్త సైకిల్ అన్నదా తొక్కేటానికి దమ్మును బట్టి ఉంటుందో అన్నాడు. పాత సైకిల్ వనికే ప్రైజ్ వచ్చింది అన్నట్టు. సైకిల్కి ఏం ప్రయోజనం ఉండదు కదా. అందువల్ల మన జీవితంలో మనం కష్టపడాలి. ఒక శిల్పి గుట్టకు పోయి 2 రాళ్ళు తెచ్చిండట దేవుని విగ్రహం చేయడానికి. మళ్ళీ ఒకటి పాడైతే ఎవరు పోయి తెస్తాడని ఆ శిల్పాన్ని ఎక్కి గుళ్ళె పెట్టిండు, పూజలు చేస్తున్నారు. ఇంకో రాయిని కింద వేసిండు. ఆ కిందున్న రాయి అడుగుతుందట, మన ఇద్దరం ఒకటేసారి ఎత్తి నిన్నేమో తొక్కబట్టి నన్నేమో తొక్కబట్టి నిన్నేమో మొక్కబట్టి ఏంది అని అన్నదట. అంటే నేను అనేక రకాలైనటువంటి ఒక ఆటుపోట్లకు, ఉల్లి దెబ్బలకు, సుత్తి దెబ్బలకు దీన్ని ఇట్లా తయారైనా నువ్వు ఏ దెబ్బ తినలేదు కాబట్టి నీ పరిస్థితి అది ఉన్నదో అన్నది. కేవలం ప్రతిభ కూడా కాదు, ప్రతిభతో పాటు పట్టుదల ఉండాలి. ఎన్టీ రామారావు, నాగేశ్వరరావు ఒకటేసారి సినిమాలకు వచ్చాడు. ఎన్టీఆర్ ధైర్యం చేసి ఒక పార్టీని స్థాపించాడు. అట్లాగే అనేక మంది తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం కొట్లాడిండు. ఒక కేసీఆర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అయిండు, తెలంగాణ సాధించిండు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ స్పిరిట్ రావాలా, ఆ ఉత్సాహం రావాలా, ఆ ఉత్తేజం రావాలా, మనం సాధించాలనేటువంటి ఒక పట్టుదల రావాలి. అలెగ్జాండర్ తన ఆటోబయోగ్రఫీలో రాసుకుంటాడు ఏమనంటే, చిన్నప్పుడు కొంతమంది అదృష్టవంతులు, కొంతమంది దురదృష్టవంతులు పుడతారని అనుకునేటోడట. పెద్ద అయినాక తెలిసిందట అదృష్టానికి దురదృష్టానికి మనమే కారణం అని. పేదవాడుగా పుట్టడం తప్పు కాదు, పేదవాడుగా మరణిస్తే అది నీ అసమర్థత అవుతుందని చెప్పాడు. ఇప్పుడున్నటువంటి ఒక ఫెసిలిటీస్ను, ఇప్పుడున్నటువంటి ఒక విద్యా అవకాశాలను మనం అంతా కూడా పులికి పుచ్చుకో ఉండాలి. ఇవల్ల మనకు తెలంగాణలో అనేక రకాలైనటువంటి ఒక అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల కవిత్వం కానీ, సాహిత్యం కానీ, ఈ సమావేశాలు కానీ విద్యార్థులను ఉత్సాహపరిచేదిగా ఉండాలి, ఉత్తేజపరిచేదిగా ఉండాలి, మనకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలి. ఈ కొద్దిపాటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు ఇస్తున్నాను. अब आखिरी और अहम तकरीर मेहमान खुसूसी की जानिब से बाकी है। इस सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से 34 थेसिस मिसालें हमको मौसूल हुए और उन मिसालों को हमने सोवेनियर की शक्ल दी है। मैं हमारे मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि वो सोवेनियर का रस्म इजरा अंजाम दें। हेल्प करो। थोड़ा बैगा बैगा जल्दी जाओ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में उर्दू सेमिनार का 27 इजलास जारी है। सोनी रिलीज हो रहा है अभी। हाँ चलो तनवीर जरा कवर करो, लाइव चल रहा है, इसे कवर कर, खड़ा लाइव है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मोहतरम रुकन कानून साज असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर साहब के, उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला। ये हर सेमिनार की एक रिवायत रही है कि जब भी सेमिनार होता है तो उसके यादगार के तौर पे एक मोमेंटो पेश किया जाता है। बहुत ही कम वक्त में मैं गुजारिश करता हूं
मोहतरम हमारे प्रिंसिपल साहब से सिर्फ 5 मिनट अब्दुल्ला कि वो एमएलए शकील टेबल में से साहब साउनेर लाओ जरा को मोमेंटो पेश करें। साउनेर लेके जल्दी दीजिए। चल अरे भाई हेलो मैं मोहतरम शकील आमिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो पी सांबया साहब वाइस चांसलर साहब को मोमेंटो पेश करें। सर पे देखिए। हाँ अच्छा फोटो ले रही है। क्या है ये शकील आमिर साहब है। ये कौन है ये बोधन का मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो फजलुल्लाह मुकर्रम साहब को मोमेंटो पेश करें। ये है करीमुल्लाह का प्रिंसिपल्स मैसेज। मैं शकील आमिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस कॉलेज के असल रोह रवां जनाब प्रिंसिपल साहब को मोमेंटो पेश करें। मुलाकात हुई यहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन जनाब इल्लाया साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर मोहित जाहिद साहब को मोमेंटो पेश करें। वाइस चांसलर साहब से गुजारिश है कि मोहतरमा डॉक्टर असल सुल्ताना साहिबा को मोमेंटो पेश करें। मैसेज क्या है मगर उर्दू में इनका है क्या है? वो एक फॉर्मेलिटी है। मोहतरम शकील आमिर साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर सफदर अस्करी मैडम प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को टॉपिक से रिलेटेड दो चार बातें बोल गए। इतने लोग पेपर पढ़ रहे, इसमें प्रिंट हो गया। करा वो भी करा दो। जनाब आबिद अहमद सूफी साहब से गुजारिश है कि वो मोहतरम अब्दुल अजीज साहब की को मोमेंटो पेश करें। शाहनाज साहब शहर बोधन में हम आए हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई है। क्या हाल है इसका? कितने पेपर प्रेजेंटर्स आए? मोहतरम एमएलए साहब से गुजारिश है कि चेयरमैन कंटिन्यू करा दी कि लंच से पहले 1-2 हो जाते हैं। शालपोशी फरमाए बोल दिए ना वो बात। नहीं लंच का तैयारी नहीं हुई तो करा देंगे ब्रो।
मोहतरम वाइस चांसलर साहब से गुजारिश है कि आबिद अहमद सूफी साहब की शालपोशी फरमाएं। बल्कि सारी दुनिया में इस वक्त फैले हुए हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि वो आपसे तौसीफनामा हासिल करें। और कौन है करा दो। बोधन में सहाफत के हवाले से अब तक जिस शख्सियत ने अपनी खिदमत जिन्होंने पेश किया है, उनमें से उन सहाफियों में से हमने एक का इंतखाब किया है। मैं दावत देता हूं डॉक्टर लतीफुद्दीन कुरैशी साहब से कि वो आएं और वाइस चांसलर साहब से अपना तौसीफनामा हासिल करें। बुजुर्ग सीनियर सहाफी रोजनामा मुंसिफ के नुमाइंदे हैं, एक अरसे से सहाफती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये लड़का कौन है? ये यहाँ पर वकील साहब से अच्छा उनका भतीजा है, बीटेक किया हुआ है, सर बाहर रह गया है, फिर बाहर जाने की तैयारी में, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में है। एमएलए साहब काउंसलर्स बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में रहता है। इसी तरह यहाँ के उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीमी और रिफाही खिदमात अंजाम देने वाली अंजुमन बज़्म उर्दू अदब टैलेंट सर्च कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि वो आएं और मोहतरम एमएलए साहब से अपना तौसीफनामा हासिल करें। चलो नेक्स्ट। आखिरी खास तौर पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन के लिए उर्दू मीडियम के लिए मुख्तलिफ क्लासेस की मंजूरी के ज़िमन में बिल्डिंग फंड के ज़िमन में एमएलए साहब से खास तौर पे उसकी कार्रवाई के लिए ज्यादा खिदमत अंजाम देने वाली जो शख्सियत है, उस अंजुमन के जिम्मेदार अंजुमन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू सोसाइटी के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और एमएलए साहब से अपना तौसीफनामा हासिल करें। हाँ, संदर साहब को बुलाओ। हाँ, संदर साहब सामने जाओ। संजरी बहुत काम करे कागज से। सबके नाम बोलो। मुबारक खंजरी साहब। अब वक्त है हमारे मेहमान खुसूसी को सुनने का। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब शकील आमिर साहब एमएलए बोधन से गुजारिश करता हूं कि वो अपना पैगाम दें। आज के सदर जलसा थोड़ा सामने से हटो। सत्या वरा प्रसाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री प्रेस के ले लो जल्दी से। और दायस पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी मेहमान
जनाब इज्जत माब सांबैया साहब वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी और गेस्ट ऑफ ऑनर्स डॉक्टर अत्तर सुल्ताना मैडम प्रिंसिपल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एंड HOD उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मोहित जावेद साहब HOD उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दानिश गनी साहब नहीं आ सके, डॉक्टर अस्करी सफदर मैडम प्रिंसिपल आर्मूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, MA अजीज साहब जो खुसूसी तौर पे हमारे वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली के सदर है और बहुत अच्छी जज्बाती तकरीर भी किए हैं, MA अजीज साहब, और डॉक्टर फजुल्ला मुकरम साहब चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज उर्दू ओरिएंटल उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और इस जलसे के रूहे रवा डॉक्टर हमारे अब्दुल रहमान दाऊदी साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा तुलबा तालिबात अतासिजा और तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे प्रेस वाले भाई और जितने लोग मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, मेरे TRS पार्टी के कारकुन और बोधन शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ लोगों को सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। बहुत अच्छी खुशी की बात है, कुछ दिन पहले अब्दुल रहमान दाऊदी साहब का फोन आया था कि हम लोग एक नेशनल सेमिनार कंडक्ट कर रहे उर्दू लिटरेचर और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इतना अप्रिशिएट किया और माशाल्लाह सेमिनार में आके भी इतनी खुशी हुई क्योंकि इस तरीके का सेमिनार जो बोधन में पहली बार मुनक्किद किया गया वो वाकई इसके पीछे जो एफर्ट दाऊदी साहब के, प्रिंसिपल साहब के और हमारे संजय पटेल तमाम लोग जो भी यहाँ पे इसके पीछे एफर्ट्स लगाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आगे चल के भी ये जो उर्दू लिटरेचर, प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और नेशनल इंटीग्रिटी के सेमिनार्स रखने से स्टूडेंट्स में एक अच्छी तरीके से अवेयरनेस आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बुनियादी तौर से देखिए कि उर्दू लिटरेचर क्या चीज है, उर्दू लिटरेचर हमको क्या सिखा रहा है, और जो उर्दू जुबान है, उर्दू जबान को आगे लेके चलने के लिए, उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए, जैसे हमारे उर्दू के प्रोफेसर साहब बोले कि आज उर्दू जबान तो इतनी अच्छी जबान है लेकिन उर्दू जबान का हाल बेवा का हाल हो गया आज। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। उर्दू जबान को मजबूत करने के लिए जो आप लोग, जो फ्यूचर जनरेशन है, आप स्टूडेंट्स को एक जहती से काम लेते हुए उर्दू जबान को प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों की ये सोच है कि इंग्लिश तालीम से ही आपको नौकरी मिलती, इंग्लिश तालीम से ही आप लोग आगे बढ़ सकते। इंग्लिश तालीम जो है वो फर्दर सेकेंडरी है, लेकिन जो हमारी मादरी जुबान है उर्दू, वो बहुत ही अहम जुबान है। मेरे को एक्चुअली मेरे वालिदैन जो है दोनों भी टीचर्स थे और मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं हमेशा मेरे वालदा वालिद से कभी भी रोज जब भी हमेशा उनसे बात होती, मैं हमेशा उनसे झगड़ा करता हूँ कि मेरे को जो है सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु थी, मेरी उर्दू लैंग्वेज नहीं थी। और मेरे को इतनी तकलीफ होती कि मैं आज असेंबली में भी बात करना चाह रहा हूँ। अभी साहब हमारे बोल रहे थे, अजीज साहब, कि हम आपको सुनने के लिए बैठे। मैं बोला साहब मैं माफी चाहता हूँ, इतनी फंसी उर्दू से मैं वाबस्ता नहीं हूँ बोल के बोला। क्यों कि मेरी लैंग्वेज, मैं मधुमानंचा स्कूल का स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मेरी सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु थी और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। इस वजह से मैं महरूम रह गया उर्दू से। लेकिन मैं जैसा हमारे जिया साहब बैठे हुए, कबीर अहमद शकील साहब है, दाऊदी साहब है, हमारे आबिद अहमद सूफी साहब है, तो इन लोगों से मैं हमेशा उर्दू सीखते रहता हूँ कुछ ना कुछ। हमारे जिया साहब कई बार बोला कि उर्दू मुशायरे कराएंगे हम लोग, साबिका में हम लोग कई बार करा भी चुके उर्दू मुशायरे अच्छे पैमाने पे। तो इससे जो एनकरेजमेंट, जो उर्दू अदीब है, जो उर्दू शायर है, उनको एक लिटरेचर, एक एनकरेजमेंट इस तरीके के प्रोग्राम से मिलता है और स्टूडेंट्स को भी इसकी बहुत अच्छी अवेयरनेस आती है। और उर्दू से हटके भी जैसा तेलंगाना स्टेट में आज आली जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब आज उर्दू लैंग्वेज को इतनी तरगीब देते आ रहे हैं, एक ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू लैंग्वेज को दिया है। इसके अलावा आप लोग सब जानते हैं उर्दू डिग्री कॉलेज बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन हुए। मतलब जो हुकूमत है
उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को आगे लेके चलने के लिए बेहतरीन तरीके से आज ये हुकूमत काम कर रही है। उसका आप देख सकते हैं, जो 2 करोड़ रुपए अपने को कॉलेज के लिए मिले, 2 करोड़ के अलावा भी मजीद कोई फंड लगेगा तो अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहने से बच्चों को भी इंटरेस्ट तालीम में आता है, क्योंकि तमाम अपने उर्दू मीडियम स्कूल्स, उर्दू मीडियम कॉलेजेस बहुत ही खस्ता हालात में है। क्यों कि पिछले दौर में जो हुकूमतें थी उसको कोई भी जो है एनकरेज नहीं किए, कोई फंड्स उसको अलॉट नहीं किए, बेचारे अपने बच्चे जो है जाके वहां पे कम से कम उन लोगों को वॉशरूम्स तक नहीं थे, इस तरीके के स्कूलों में उनको तालीम हासिल करना पड़ा। आज भी उर्दू मीडियम की स्कूल्स की हालत बहुत बुरे तरीके में चल रही है। मेरा हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि मैं एक असेंबली कमेटी का चेयरमैन भी हूं ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें कई बार मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मदऊ कर चुका, रंजीव आचार्य मैडम को और आपके किशन जो आपके डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, तमाम लोगों को मदऊ करके हमेशा मैं उनको यही बोला कि उर्दू स्कूल्स की जो हालत है इसको आप अच्छे तरीके से इसको सुधारना चाहिए, उर्दू स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कराना चाहिए और उर्दू मीडियम स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है ये टाइम पे स्टूडेंट्स को पहुंचे, इसके तमाम इंतजाम करना चाहिए बोल के कई दफा मेरी उन लोगों से बात हुई है। और इंशाल्लाह ये तेलंगाना हुकूमत उर्दू को बेहतरीन पैमाने पे प्रमोट करेगी, उसको तरगीब देके आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो इंग्लिश तालीम के साथ और दीनियात के साथ जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हुकूमत ने कायम किए हैं, क्योंकि तमाम आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपके भाई बहन छोटे और आपके जो महल्ले में जो लोग हैं जो स्कूल की भारी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, कई ऐसे माँ बाप है क्योंकि मुसलमान जो है आज SC ST से भी पसमानदा हालत में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत गरीबी की जिंदगी आज गुजार रहे। इस वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए बुनियादी तौर पे मुसलमानों को तालीम देके उनको एक अच्छा ग्लोबल गुड सिटीजन बनाने के लिए उनको इंग्लिश तालीम जरूरी है, ये सोच के आज चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे कि अभी वाइस चांसलर सांबैया साहब बता रहे थे, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर तालीम बच्चों को नहीं मिली तो वो आगे चल के क्या बन सकते। आज बच्चे मुसीबत में हैं, आज कपड़े की दुकान पे काम करना, कहीं और जाके कोई ऐसे ऑकवर्ड काम करना, ऑटो चलाना, इस तरीके के चीजों में जो है आज कम्युनिटी जा रही। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर तालीम अच्छी से अच्छी ले सके आप, कल चल के IAS IPS साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर आप हर एक चीज आप बन सकते, क्योंकि तालीम इतनी अहम चीज है। अभी सांबैया साहब, अभी मैं एक्चुअली उन्होंने ये बोले नहीं, इतने अच्छे चीजें इसमें लेके आए, लिख के मैं बहुत खुश हो गया। मैं साहब को बोला साहब, क्योंकि इतने अच्छे एजुकेशनिस्ट यहाँ पे मौजूद है, मेरे को इनको सुन के इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे को भी एक तजुर्बा एक हासिल हुआ, एक अच्छी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली। जिस तरीके से वो लोग समझा रहे थे माशाल्लाह, तमाम जो है सीनियर एजुकेशनिस्ट तालीम याफ्ता लोग, उनके सामने मेरे को बैठने का मौका मिला। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम हमारे बोधन के लोगों का जो मेरे को जिता के इस मुकाम पे पहुंचाए कि आज सांबैया जैसे लोग जो है मेरे को आज एक मोमेंट को दे रहे शॉल पहना रहे, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सर। और इसके अलावा सांबैया साहब बेहतरीन मौजू यहाँ पे लिख के लेके आए थे कुछ, एक इसमें बहुत अच्छी चीज मेरे को पसंद आई, लिटरेचर मस्ट हेल्प ओवरकम इग्नोरेंस, हेल्पलेसनेस, इनइक्वालिटी and immaturity. It has got a bigger purpose in life. The writer in his short lifespan comes across many shades of life, observing the society and people of different mentalities around him. The writer, poet or novelist must try to throw light on the inner consciousness of the people and help them view the things in right perspective, thus overcoming their shortcomings and biased views. Literature must challenge the consciousness of the human, and it should motivate him to move into focused action to realize his or her dreams and goals. One more thing you have written very good, sir. Literature is not purely for enjoyment. There are other means for the purpose of enjoyment. Literature should not be one of them. Literature should improve the
conscious status of the human being. It should promote the universal brotherhood. It should work for creating of a great bond across the universe and help in discrimination and खाना रेडी नहीं है ना, अभी खाना तैयार नहीं हुआ होगा। These are very nice words. कंटिन्यू करना है ये, उनको बोलो नाजिम साहब का, वसीम साहब के 2 तकारीर रहते हैं, कंटिन्यू करना है। वो लोग चले जाते हैं कंटिन्यू, ऐसे बैठो बोल के बोलो, लंच से पहले 2-4 पेपर पढ़े जाएंगे बोल के बोलो। आप हासिल कर सकते हैं। लिटरेचर मतलब सिर्फ पोएट्री करना या सीखना नहीं है। लिटरेचर जो है आपको जिंदगी में किस तरीके से जीना, जिंदगी से में किस तरीके से जीना, आपका लाइफ आप लिटरेचर से सीख सकते हैं। आपको जिंदगी में क्या बनना है, जिंदगी में क्या हासिल करना है, अचीवमेंट्स आपको क्या हासिल करना है, ये सब आप लिटरेचर के जरिए जो लोग हैं चारों के शेर बोलो, नाजिम साहब का, वसीम साहब का 3-4 पेपर पढ़ा दिया। कितनी देर एक जयंती अल्हम्दुलिल्लाह जो गंगा जमुना तहजीब और हमेशा आप लोग देखते हुए इलेक्शन में कई दफा बोले हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब जो ये मेहमान तो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग ऐसे बैठिए सेमिनार में लंच से पहले 2-3 पेपर पढ़े जाएंगे। नाजिम अली को बुला लो, ये वसीम साहब है। हमेशा भी वो एक ही चीज बोलते आ रहे हैं कि जो गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में चलती आ रही है, इसको हमेशा बरकरार रखना है। खुसूसी तौर पे तेलंगाना स्टेट जो एक नई रियासत है, इस नई रियासत में गंगा जमुना तहजीब को मजबूती से आगे लेके चलना है। हमें हमेशा हमारे सीएम का यही बोलना है। आप लोग सबसे मतलब कई लोग इतने अच्छी बातें बोले, जैसे मुस्लिम शायर छोड़ के भी कई अच्छे नॉन मुस्लिम्स में भी इतने अच्छे शायर नॉवेलिस्ट आए। जैसे आप बोल रहे थे दयाशंकर नसीम साहब रहने दीजिए, या मुंशी प्रेमचंद साहब नॉवेलिस्ट रहने दीजिए। ऐसे लोग जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की शान में बेहतरीन जो है चीजें अपने कलम के जरिए से पेश किए। और ऐसे मतलब जो भाईचारा हमारे पास था, तमाम पुराने लोग भी काफी तेलंगाना स्टेट में ऐसे हैं जो फसी उर्दू बोलते और उर्दू बात करते और उर्दू शायरी करते। तो जो अगर अपने पास इत्तेहाद अगर नहीं है तो कभी भी हिंदुस्तान की या अपनी तरक्की नहीं हो सकती। और सबसे अहम चीज हमारे फजलुल्लाह मुकरम साहब भी बताए, अजीज साहब भी बताए, तमाम लोग बताए कि कोई भी लिटरेचर से ज्यादा अहम चीज इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, एक दूसरे की हम लोग रेस्पेक्ट नहीं कर लिए, तो जिंदगी में हम कोई भी एजुकेशन हासिल कर लो लेकिन कुछ नहीं हासिल कर सकते। एजुकेशन के अलावा अगर ह्यूमैनिटी जो इंसान के पास नहीं है, एक दूसरे को, अल्लाह ताला क्या बोले कि तू जमीन वालों पे रहम कर, मैं तेरे पे रहम करूंगा। जब अल्लाह ताला ये चीज फरमाया तो हमको ये चीज तो सीखना चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल होने से कोई अच्छा आगे बढ़ा उसको देख के जलना करना, इस तरीके की चीजें अपनी कम्युनिटी को बहुत पीछे लेके जा रहे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आगे बढ़ रहा उसके लिए हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कीजिए, उसकी और तरक्की के लिए, सेहत के लिए दुआ कीजिए। अपन इत्तेहाद जो है ना कि बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई भाईचारा जो हिंदुस्तान में इतनी लैंग्वेज है, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे पूरी दुनिया परेशान है कि हिंदुस्तान में इतनी जबानें बोलने वाले लोग इतने भाईचारे से, इतना गंगा जमुना तहजीब से, इतने प्यार मोहब्बत और खुलूस से किस तरीके से हिंदुस्तान में लोग रह रहे। आज पूरी दुनिया 125 करोड़ मुसलमान, 125 करोड़ अवाम की हिंदुस्तान की आज मिसाल ले रही। तो आप लोग सोचिए इतना अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत है कि हम ये मुल्क में पैदा हो। सबसे पहले हम इंडियन है, बाद में मुसलमान है, बाद में हिंदू है, बाद में क्रिश्चियन है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। ये चीज हमको हमेशा सोच के आगे बढ़ना है और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। भाईचारे को, इत्तेहाद को कायम रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का जो नारा हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसको कायम रखते हुए, क्योंकि आपके डिग्री कॉलेज में मैं देख रहा हूँ तेलुगु बच्चियां भी यहाँ पे बैठी हुई है, जिसको एक लफ्ज भी, मैं समझता हूँ पूरे रूरल एरिया के लड़कियां यहाँ पे जो बैठे हुए, एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं आता। लेकिन देखिए आप, ये गंगा जमुना तहजीब है, आप लोग सुन रहे तो इतनी समझदारी से, इत्मीनान से, सब्र के साथ, सुकून से उन लोग सुनते बैठे हुए, सिर्फ आप लोगों को एनकरेजमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो भी लोग बोले उनके समझ में नहीं आया कुछ, इसीलिए मैं सांबैया साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग भी बोर हो जा रहे, आप तेलुगु में बात करिए साहब, नहीं तो उनको समझ में आए। అంటే మీరు కూడా తెలుగులో అర్థం చేసుకోవాలని నేను వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసినా అమ్మా।
तो किस तरीके से मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से आप लोग रह रहे, ये देखिए। और वो भी आप एक मुजाहरा देखिए, जितना सब्र के साथ उन लोग बैठे हुए हैं। आप लोग भी ऐसे ही हमेशा उनके फंक्शंस में भी बैठे रहते हैं। तो यही भाईचारा हमको कायम रखना है, यही मोहब्बत, यही खुलूस हमको कायम रखना है। और हमारे साहब बोल रहे थे कि प्यार के दिए कैसा जलाना है, एक पुराना वो है, बर्न द लैम्प ऑफ लव विद द लाइट ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छी दोस्ती से बर्न द लैम्प ऑफ लव विद द लाइट ऑफ फ्रेंडशिप, अच्छी दोस्ती से जो है आप प्यार का दिया जलाना है। ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे साहब। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को तो शेर शायरी ज्यादा नहीं आती साहब, मैं माफी चाहता हूँ। इतने अच्छे अच्छे शेर बोल रहे आप लोग, मैं खुद हैरान रह गया। समझे आप, वो सीखते रहना है मेरे को 2-3 दिन। वो रिकॉर्डिंग मंगा के देख लेता हूँ क्या क्या शेर है। खुसूसन हमारे अजीज साहब तो पूरा लहू लुहान कर दिए पूरा। देखना है कि क्या लहू लुहान हुआ था, समझ में नहीं आया मेरे। वो देखना है क्या है वो भी इंशाल्लाह देख के, क्योंकि इतनी खुशी हुई सुन के, सुनने में जोश आ जा रहा था। तो कितना जोश रहेगा, बहुत अच्छी बात है। इसको समझना है जरूर, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो समझेंगे। और मैं माफी चाहता हूँ, हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन साहब का नाम लेना भूल गया। हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ बोधन है, जो बोधन के फर्स्ट सिटीजन हमारे आली जनाब इल्लम साहब हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए रहने दीजिए, बोधन की तरक्की के लिए आज रात दिन काम कर रहे। आबिद अहमद सूफी साहब हमारे सदर नशीन जो है सदर TRS बोधन टाउन, और हमारे करीम साहब मार्केट कमेटी चेयरमैन, इन तमाम लोगों का भी मैं इस्तेकबाल करता हूं। इसके अलावा जो हमारे संजय पटेल साहब है, अब्दुल रहमान दाऊदी साहब, एक बहुत ही अच्छा काम आप किए। और एक मशवरा मेरे को अभी हमारे सांबैया साहब दिए, वाइस चांसलर साहब, कि मौलाना आज़ाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उन लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एक ब्रांचेस खोल रहे। वो करीम नगर में भी एक ब्रांच खोला गया, जिससे तमाम तुलबा तालिबात को इसका आप फायदा उठाना चाहिए। उनके पास फंड्स भी मौजूद है। और अगर वो ब्रांच यहाँ पे अगर हम लोग लेके आएंगे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट या बोधन में अगर लेके आए तो अच्छा रहेगा बोल के साहब मशवरा दिए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जरूर इसके ऊपर नजर रखेंगे। संजय साहब से खुसूसी बोल रहा हूँ, क्योंकि गोंद से भी ज्यादा चिपक जाते वाले नहीं है, तो इसलिए संजय साहब आपसे गुजारिश है, वो क्या मौजू है देख के अगर थोड़ा बताए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम यहाँ पे लाके बच्चों को थोड़ी सी हम हेल्प कर सकते। इसके अलावा अब्दुल रहमान दाऊदी साहब से भी मेरी गुजारिश है, इस तरीके के प्रोग्राम आप हमेशा कराते रहिए। हमारी तरफ से आपको पूरी मदद रहेगी और अच्छे प्रोग्राम जिससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिले, बच्चे आगे चल के अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। इसके अलावा यहाँ पे जो भी तुलबा तालिबात जो भी मौजूद है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जब डिग्री खत्म करें इसके बाद भी जो हायर एजुकेशन के लिए आप लोग सिंगापुर कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से 20 लाख रुपए आपकी पढ़ाई के लिए लोन नहीं, हुकूमत की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हायर स्टडीज के लिए दिया जा रहा है। इसकी नॉलेज आपको है या नहीं है, नहीं मेरे को नहीं पता, तो एटलीस्ट आप इसके बारे में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप तमाम आपके दोस्तों से भी जाके जिक्र कर सकते हैं इस चीज का। जिसको भी एप्लीकेशन डालना है, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, आप मेहरबानी करके आप अप्लाई करे बाद वो आपका फॉर्म वगैरह क्या है आपके वालिद के या भाई के जरिए से भी आप मेरे पास भेज दिए, तो मैं उस पर फौरन से फौरन जो है उसको करके आपका जो 20 लाख रुपीस का लोन है उसको फौरी तौर पे सैंक्शन कराऊंगा। जो KCR साहब ओवरसीज एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए जो मुसलमान बच्चों को इतनी अच्छी मतलब मदद कर रहे हैं, जो वाकई काबिल सताइश है। मैं उनका तमाम तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे अच्छे इक़दाम हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए आज कर रही है, मुसलमानों की बहबूदी के लिए। माइनॉरिटीज, तमाम माइनॉरिटीज ना बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन्स और तमाम जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये आते लोग, ये तमाम लोगों को बेहतरीन पैमाने पे CM साहब जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, सेपरेट उर्दू DSC रहने दीजिए, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं बोलने बैठा तो लंबी लिस्ट है, मैं सियासी तकरीर नहीं बनाना चाहता इसको,
क्योंकि ये उर्दू लिटरेचर और नेशनल इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। सियासी तौर पे भी एक प्रोग्राम रख के प्रिंसिपल साहब कभी इजाज़त दिए तो गवर्नमेंट के स्कीमात भी इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर बोलेंगे, बल्कि आपको उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के मैं तमाम लोगों को मुहैया कराऊंगा, ये जो आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और आप ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ कीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल है। तो मेहरबानी करके आप स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या है, कंप्यूटर्स पहले सीख लीजिए। आप कंप्यूटर सीखे तो क्या है, आसानी से आप पूरा वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा आप देख सकते। अच्छी चीजें उसमें सीखिए, बुरे चीजें नहीं। मेहरबानी ये भी कराओ कि सारी दुनिया में इसका टेलीकास्ट किया गया फेसबुक के जरिए से, और आगे चल के जो है आपको ये बहुत ही फायदेमंद रहेंगे ये चीजें। और इंशाल्लाह आगे भी मैं चाहता हूँ बोधन के तमाम स्टूडेंट्स आगे बढ़े, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करें, अच्छे ऑफिसर्स बने, बोधन का नाम, अपने रियासत का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह आगे भी हमारी पूरी तरीके से आप लोगों के लिए मदद रहेगी। आपको इसके अलावा भी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पे आपको मुहैया कराना है तो आप मेहरबानी करके आपके प्रिंसिपल के ज़रिए से या अब्दुल रहमान दाऊदी साहब जो बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं माशाल्लाह, आप उठते आपको जो शॉल वाल पहनाते इतना तालियां मारे तो मैं समझ गया बेपनाह मोहब्बत है। बहुत अच्छा जो है बच्चों को आप बेहतरीन अंदाज में तालीम दे रहे, और हमेशा जो है अपने एटीट्यूड को भी कायम रखिए। साहब भी बताए थे अभी कि अपना एटीट्यूड में लिटरेचर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए। इंशाल्लाह हम तमाम आपके साथ हैं और आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा प्रिंसिपल की स्पीच है, प्रिंसिपल आखिरी प्रेसिडेंशियल स्पीच बाकी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहतरम एमएलए साहब का। आपने इंटरनेट का जिक्र किया, आपकी इत्तला के लिए ये जो प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब के तवस्सुस से इस वक्त फेसबुक पर सारी दुनिया उसे देख रही है। मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पूरे हमारे सेमिनार का जो इफ्तिताही इजलास है, इस इजलास के सदारती कलमात के लिए प्रिंसिपल जनाब सत्यवरम प्रसाद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और सदारती कलमात पेश करें। Honorable MLA Shakil Ahmed garu and Honorable Vice Chancellor Sambai garu, the first citizen of the city, LA garu, and academicians who came from faraway places to attend this national seminar, respected guests on the dais, off the dais, media, students, and elders of this Bodhan town. Good afternoon, everybody. I thank and congratulate Urdu department for conducting a beautiful seminar. And in 33 years of Government Degree College Bodhan, it will be written in a golden words as a first seminar. We have been planning this for last 1 year, but the time came now. I also thank Urdu department for giving a good platform to be a part of a beautiful language blended by well-developed languages like Persian, Arabic, Turkish, whatnot, Sanskrit, Hindi. When it comes to national integration, unfortunately, Hindi might not got a right recognition in India. Actually saying, the only language in India which spoken without any controversy from Kashmir to Kanyakumari is the Urdu language. Very good. The very unfortunate thing, due to the division of India on the communal line, may be reduced the importance. But language, as many of the speakers told earlier, language doesn't have any color, caste, creed, gender. It is an exchange of, not simply exchange of communication, but it is improving and understanding, friendliness,
and whatnot. We can say any society or cultural development is based on the contribution of their literature. I too have a misconception that science and technology is most important, but after attending this seminar, I understood that science and technology is for life. Literature is life. Very. From my bottom of my heart, all the children of Urdu medium faculty who worked for last 10-15 days, dawn to dusk, and thank you very much for giving a best opportunity to listen to the best poets and speakers of today. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all of you. शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जनाब रमेश गौड़ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और शुक्रिया अदा करें. मुबारक मुबारक, आइए बैठ जाओ. आज ठीक 9:30 बजे इसी मुकाम पे मुशायरा होगा. आप तमाम से इल्तिमास है कि मुशायरा में तशरीफ लाएं. ठीक 9:30 बजे इसी मुकाम पे उर्दू मुशायरा मुनक़िद किया गया है. तमाम शोरा सेमिनार की कार्रवाई जारी रहेगी. बोलो. और ये सेमिनार की कार्रवाई जारी रहेगी मेहमान खुसूसी जाने के बाद. मुशायरा शुरू तो नहीं कर देंगे. नाजिम साहब का मैं उर्दू सेमिनार के मुनासिब होने पर सबसे पहले हमारा मेहमान श्री शकील अहमद साहब MLA बोधन, श्री प्रोफेसर पी सांबेर सर, किताब में अपनी किताब देनी है और सिलेबस देना है. सुकून से बैठ के खाना खाए बाद आराम से बात करेंगे. हाँ बैठिए. प्रोफेसर दानिश गनी डिपार्टमेंट. हिंदू शोरा ने बहुत कुछ नात और खान पे लिखा है. इसी तरह उर्दू के जो मशहूर शोरा हैं वो लोग अपने कलाम में होली, दिवाली और अकाबरीन हिंदुओं के जो मजहबी कौन पढ़ते हैं? अजीज साहब पढ़ते हैं. कौन पढ़ते हैं? इनका बोलते हैं. यहाँ पर संत कबीरदास से लेकर जगन्नाथ आज़ाद तक के नातियाशात और फिर मीर मुस्तफ़ी मीर से नजीर अकबर अल्बादी के इस दौर के कौमी यकजहती के मिसालें इससे ज़्यादा और क्या मिल सकती हैं. कौमी यकजहती की इस्तिलाह आज की मुनव्विज की हुई है, जबकि ऊपर के शोरा इस वक्त की तहजीब थे. हिंदू और मुसलमान कौम मुल्क किसी किस्म का कोई नजरिया ही नहीं था. हिंदू शोरा अपने कलाम का हमदुनाद से करते और मुस्लिम शोरा होली, दिवाली, राखी, राम जी, कृष्ण कन्हैया को मंजूम करार जज़त पेश करते. इस तहजीब का इब्तिदाम तकरीबन 19वीं सदी के आखिरी रुबा में हुआ. इसको मुख्तसरन समझने के लिए मैं जिला वतन से कुछ इक़्तिबासात पेश करता हूँ. वैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि जिन जिलों में मुसलमानों की अक्सरियत थी वहाँ हिंदू अफसरों को तैनात किया जाता था और जहाँ हिंदू ज़्यादा होते थे वहाँ मुसलमान हकीमों को भेजा जाता था ताकि तवाज़ुन कायम रहे. और इससे आगे लिखती हैं करा लेना कौन है नौजवान पार्टी कराओ ना जरा. मुसलमान बच्चे बरसात की दुआ मांगने के लिए मुंह लाल पीला किए. किसका? अजीज साहब का बरे तुम्हारा बरे. अजीज साहब का मत दो, खाली तुम्हारा दो. अजीज साहब का नाम लिखा देकर ड्यू बोल के लिखा. तो वजीफा किया जाता. 2-3 लोग आपने जो भी है ड्यू में रख दिए. तुम्हारा तो कराओ. अजीज साहब का भर दे के अमाउंट में ड्यू लिखो. बात तक न की थी, रात को ढोलक लेकर बैठती, बैगन ले लो 2 घड़ी घड़ी मुझी धड़काई शाह. कृष्ण कन्हैया के इस तस्वुर से इन लोगों के इस्लाम पर कोई हुस्न आता. ये गीत, ये कजरियाँ और ये ख्याल, ये मुहावरे, ये जबान, इन सब की बड़ी प्यारी और अवेज मुश्तरका मीराज है. ये माशा जिसका दायरा मिर्जापुर, जौनपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक फैला हुआ और वाज़ेह तस्वीर था, जिसमें 800 साल की ने बड़े गंभीर और बड़े खूबसूरत अंग भरे. और एक जगह मुहर्रम का तज़किरा करते हुए लिखती हैं, दुक्कड़ पर कंवर नरेंद्र दास के हाँ मुहर्रम की सबील के पास अच्छी नौबत 1 सानिया से बजे जा रही. इस तहजीब के तारों को किस तरह बिगड़े इसका इजहार भी इन्हीं की ज़बानी सुनिए. इनको यानी कि उसके अफसाने के हीरो आफ्ताब राय, इनको विलायत से लौटकर बनारस में लेक्चरशिप संभालनी पड़ी, जहाँ रात दिन हिंदू अथवा हिंदुस्तानी के गुण गाए जाते थे. है यहाँ पर गाड़ी के साथ है. ये मैं तुमसे कहता हूँ कि शुद्ध हिंदी और गौरक्षा और रामजाजिया ये सबसे बड़ा खतरा है. इस खतरे से वसीम भाई एक कॉन्फ्रेंस के अज़ान होनी रुक जाइए.